बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कारतूस पाठ पढ़ा रही हूँ, जो हबीब तनवीर का लिखा पाठ है, जिसमें मैंने आपको हबीब तनवर से परिचित कराया और साथ ही साथ मैंने वज़ीर अली के जीवन पर आधारित ये कहानी, जो एक दिलेर साहसी सिपाही के ऊपर है, जिसने अंग्रेज़ों को नाको चने चबवा दिया। उसने ये ठान लिया था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को वो भगा कर रहेगा। तो उसने ये सोच लिया था, इसलिए उसने हर हालत में गोरखपुर के जंगल में लगे हुए हफ्तों से लगा डेरा अंग्रेज़ों का कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट, जो वज़ीर अली को ढूंढने के लिए वहाँ छिपे पड़े हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर ये वज़ीर अली है कौन, आदमी है कि भूत है। और दोनों परेशान हैं। लेफ्टिनेंट जानना चाहता था उसके ख़ानदान के बारे में, तो कर्नल ने पूरी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के समय से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के नाम पर उसने अपने लिए जगह बनाई और फिर वो धीरे धीरे यहाँ कब्जा करती चली गई। विदेशों से उसने अस्त्र शस्त्र भी मंगा लिए और पूरे भारत को गुलाम बना दिया। तो इसलिए ऐसा लगा कि अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को खाली कराना पहले आवश्यक है। तो ये सोचकर उन्होंने ये ठानी कि कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं खुद की कुछ कमियां होती हैं जिसके कारण हम लाचार होते हैं। तो यहाँ पर भी सादत अली को जब ये लगता है कि आसिफुद्दौला के यहाँ संतान नहीं होगी, तो वो बहुत खुश रहता है। वो अंग्रेज़ों के साथ मिल करके उसने ये ठान लिया कि वो राज्य करेगा और आधा राज्य और 10 लाख रुपए मुकर्रर करके, उसने ऐशो पसंद आदमी था, उसने उनके साथ सौदा कर लिया और आराम की ज़िंदगी, अवध का नवाब बन के आराम की ज़िंदगी जीने लगा। लेकिन जब वज़ीर अली की पैदाइश हुई तो उसे अपनी मौत दिखाई पड़ने लगी। तो ये हिस्सा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों उसी खेमे में, गोरखपुर के जंगल में जो खेमा लगाए थे हफ्तों से, उसी खेमे में बैठे हुए बात कर रहे हैं। और कर्नल बताता है, लेफ्टिनेंट कहता है कि कंपनी के खिलाफ तब तो सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई होगी कि कंपनी के खिलाफ तो सब खड़े हो गए होंगे। कर्नल कहता, हाँ जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के युद्ध भी छोटे पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि कंपनी के लॉर्ड क्लाइव ने जितनी कोशिश करके पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में किया था, लॉर्ड वेल्जली ने उसे गंवाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो ये आपस में बातें कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कहता, वज़ीर अली की आज़ादी तब तो बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ। कर्नल कहता कि पूरी एक फौज लेकर के मैं इतने दिनों से उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंककर इन्हीं जंगलों में छिपा फिरा है, फिर भी वो हमें नहीं मिलता। तो ये कह करके उसने कहा, हाथ ही नहीं आ रहा, वो हमें मिल नहीं रहा। हाथ नहीं आ रहा मतलब वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा। उसके साथ चंद जाबाज सिपाही हैं और वो खुद तो मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम कि मुट्ठी भर आदमियों को ले करके वो किस तरह से इतनी हिम्मत और ताकत के साथ अंग्रेज़ों का सामना कर सकता है, इसका जो वास्तव में रूप है वो देखने योग्य है। ये कैसा दिलेर और साहसी है जिसके अंदर ये दमखम, साथ में मुट्ठी भर लोग हैं। तो
लेकिन उन्हें लगता कि अगर वजीर अली को पकड़ न लिए तो संभवतः आगे का जीवन और अंग्रेजों का शासन दोनों खतरे में पड़ सकता है। लेफ्टिनेंट कहता, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। उसने कहा कि वास्तव में मैंने जितने किस्से वजीर अली के सुने हैं वो सारे किस्से वास्तव में बहादुरी के हैं। इसके मतलब वो बहुत बहादुर है, उसके अंदर अकेले भी बहुत दमखम है सामना करने का। तो वो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है समझाने की कोशिश करता है। कर्नल कहता है, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। तो उसने बताया कि बहादुर नहीं है तो कंपनी के वकील, ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील जो पूरी चीजें देखता था, वजीर अली अपनी शिकायत लेकर जब उसके पास पहुंचता है और वो सुनने को तैयार नहीं तो उसको उसी के घर में उसको मार दिया। तो ये कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं समझा जाएगा, ये बड़े दिलेर का काम हो, जिसके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत होगी वो ऐसा करेगा। तो चूंकि वो अंग्रेजों के खिलाफत वो अपनी मजबूत करना चाहता था, वो दिखाना चाहता था कि लोग जान जाएं कि उसके अंदर भी दमखम है। तो यही बात वो कत्ल का किस्सा सुनाना चाहते हैं। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? तो वो जानना चाहते हैं कि जो कत्ल का किस्सा था वो क्या है। तो वो किस्सा वो सुना रहे हैं। किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। तो ये कहानी है कि वो लेफ्टिनेंट जानना चाहता है क्या किस्सा है। तो कर्नल सुनाते हैं कि वजीर अली को शांतिपूर्वक रहने के लिए लोगों ने ये सोचा कि वजीर अली को बनारस में जगह दे दी जाती है और 3 लाख रुपया सालाना तय कर लिया गया, मुकर्रर कर लिया, मतलब तय कर लिया, और शांतिपूर्वक रहेगा तो अंग्रेजों की नींद नहीं उड़ेगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, अभी वो 4-5 महीने ही बनारस में था, तभी कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुला लिया कि तुम यहाँ आओ। उन्हें जहाँ लगता था कि उसके रहने से जो लोग जो उस समय वहाँ पर लोग थे वो बहुतों को अपने में मिला लेगा, अंग्रेजों की खिलाफत में भड़काएगा, तो उसे उस जगह से हटा देते थे। तो जब कलकत्ता बुलाया तो उसे बहुत बुरा लगा वजीर अली को। तो वो कंपनी के पास शिकायत लेके गया कि मुझे ही क्यों बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ किया जाता है। कंपनी का वकील तो कंपनी का था, इसलिए वो सुनने को तैयार नहीं था। तो उसने कुछ नहीं सुना, ऊपर से उल्टे उसे खूब बुरा भला कहा। अब जब इतना सुना तो उसके मन में तो अंग्रेजों के प्रति नफरत थी ही। अंग्रेजों के प्रति नफरत थी तो वो मौके की तलाश में था। उसने थोड़ी देर तक तो वकील से कहा और फिर वो क्रोध में आ जाता है। उसने अपने कमर में लगे खंजर को निकालता है और उसको भोंक करके मार करके उसके घर से निकल आता है। अब ये बात पूरे जगह फैल गई जंगल की आग की तरह कि वजीर अली ने ऐसा किया है। और लेकिन वजीर अली अपनी हिफाजत के लिए वहाँ से भाग पड़ता है और भागते हुए सोचता है कि अपनी जान भी बचाए, क्योंकि अंग्रेज शासन था, अंग्रेज उसे पकड़कर
कुछ और करें उससे पहले वो वहां से निकल गया। फिर वो वहां से भाग जाता है। कर्नल कहते हैं अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। उसे लगा कि कुछ एक अपने खास सहयोगियों को लेना चाहिए और आराम से उस आजमगढ़ की तरफ गया। कुछ उसके सहयोगी थे। आजमगढ़ में कुछ उसके हुक्मरान थे जिन लोगों ने उसकी हिफाजत से की और हिफाजत करके उसको घाघरा तक पहुंचाने का भी काम किया। मतलब कुछ मदद उसने अगल बगल की जगहों से प्राप्त की। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने ये देख लिया कि बिना हिफाजत के तौर पे, बिना छिपे काम नहीं चलेगा। तो उसने वहाँ के हुक्मरानों से थोड़ी मदद लेकर के हर तरह से वहाँ से भागने में वो सफल हो गया। और तब से ये कारवां, यानी कारवां क्या मतलब, ये जुलूस जो छोटा सा इनके साथ के कुछ लोग थे, ये लोग और वजीर अली इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है वो। और कुछ सालों से वो इसी तरह छिपे छिपे इधर उधर रहते हुए अपनी जान बचाते हुए इनके सामने नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अंग्रेज उसे मार देते। फिर उसने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपनी एक छाप छोड़ दे लोग। तो वो जंगलों में छिप छिप के रहने लगा, भटकने लगा। अब अंग्रेज सेना ने सोचा कि पूरे गोरखपुर के जंगल को घेर लिया जाता है, वो भागकर कहाँ जाएगा। तो लेफ्टिनेंट क्या कि मगर वजीर अली की स्कीम क्या थी। तो उन्होंने कहा कि वजीर अली वहां से भागकर करना क्या चाहता था। वास्तव में वजीर अली वहां से भागा तो वो करना क्या चाहता था। कर्नल कहते स्कीम ये थी उसकी कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। अब गोरखपुर से नेपाल पहुंचना बहुत आसान था, तो उसे लगा कि गोरखपुर से वो नेपाल पहुंच जाएगा तो बहुत हिफाजत उसकी रहेगी, तो कुछ दिन तक वो वहीं पड़ा रहेगा। अफगानी हमले के इंतजार करें, अपनी ताकत बढ़ाए। अब उसने सोचा कि अफगानी हमले का इंतजार कर ले, क्यों नहीं, क्योंकि उसने अफगानिस्तान के बादशाह शाहजमा से को आमंत्रण दिया था। तो वो इंतजार कर रहा था कि जब अफगानी हमला हो तो मैं भी उसी में शामिल होकर किसी तरह हिंदुस्तान में आकर के बदला ले लूँगा। तो उसने सोचा था कि तब तक वो नेपाल में इधर उधर छिप के रहेगा और अपनी ताकत बढ़ाएगा। सादत अली उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा। और उसने सोचा था कि सादत अली को हटा देंगे, क्योंकि सादत अली तो अंग्रेजों से मिला हुआ था, क्योंकि उसको तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि वजीर अली की पैदाइश भी होगी, कोई संतान की उम्मीद ही नहीं थी वहाँ। तो वो मिला हुआ था और उसने आधा राज्य दे करके और कुछ पैसे ले करके आराम की जिंदगी बिता रहा था बिना किसी रोक टोक के। और लेकिन तब वजीर अली को लगा कि अब सादत अली को हटा करके अवध पर कब्जा करना बहुत जरूरी है और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालना ही है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालना ही है, ये सोच करके उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए कि अंग्रेजों को यहाँ से भगा के लेंगे। लेफ्टिनेंट कहता कि नेपाल पहुँचना तो कोई मुश्किल नहीं, मुमकिन है वो पहुँच गया हो। अब चूंकि उन्होंने हफ्तों से गोरखपुर के जंगल में डेरा डाल रखा था और वो मिल नहीं रहा था, तो लेफ्टिनेंट को लगता है कि गोरखपुर से नेपाल पहुँचना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आसानी से जाया जा सकता है। तो हो सकता है वो पहुंच गया हो, मुमकिन है कि संभवतः वो पहुंच गया हो, ये हो सकता है, तभी वो ना मिल रहा हो। कर्नल कहता हमारी फौजी और नवाब सादत अली के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है। उसने कहा कि सादत अली से तो वो मदद लेते थे अंग्रेज सिपाही, तो उसने कहा कि नहीं, हमारी फौजें और नवाब सादत अली के कुछ सिपाही हमें मिल गए हैं और सब मिल करके हम लोग इस जंगल को घेर के रखे हैं और घेरने के साथ ही साथ हमें पता है कि वो इसी जंगल में है, इन्हीं जंगलों में छुपा पड़ा है। तो हमें ये तब तक नहीं छोड़ना होगा जब तक हम वजीर अली को पकड़ न लें। तभी देखते हैं कि एक सिपाही बड़ी तेजी से
भागा हुआ खेमे के अंदर प्रवेश करता है। कर्नल उठकर घबरा जाता है, वो भी बोलता क्या बात है। तो सिपाही कहता है, गोरा सिपाही, कि बड़ी दूर से कुछ गर्द उड़ती सी दिखाई दे रही है। उसने कहा कि दूर से लग रहा है कि कोई फौज आ रही है, धूल से पूरा वातावरण भर गया है। गर्द मतलब गर्दा, गर्दा मतलब धूल, तो धूल से पूरा वातावरण भर गया है, कोई दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन ये लग रहा है कि कोई फौज आ रही है, सतर्क हो जाना चाहिए। तो उसने ये खबर जो थी कर्नल और लेफ्टिनेंट को दी। तो कर्नल कहते सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। तो उसने कहा कि सिपाहियों को सतर्क करो कि वो तैयार रहें और तैयार रह करके इंतजार करें कि वो कौन है, किस सेना से आया है, कैसे मिलना चाहता है, सब कुछ वो देख रहे हैं। सिपाही सलाम करके चला जाता है कि ठीक है, मैं बाहर पहरा बढ़ा देता हूँ, देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, तो लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर बने हुए पर्दे में खिड़की को से एक टक बाहर देख रहा था कि देखूं तो वो धूल कैसी है, कौन है, दिखाई भी देता है कि नहीं। तो अचानक वो देखता है कि गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा। अब वो सोच में पड़ गया कि गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि पूरा एक झुंड, एक समूह, एक काफिला है। तो धूल तो ऐसी है लेकिन दिखाई एक दे रहा है। तो लेफ्टिनेंट कहता कि दिख तो एक रहा है, लेकिन धूल तो किसी एक व्यक्ति के चलने की नहीं हो सकती। धूल तो ऐसी उड़ रही जैसे पूरा काफिला हो, लेकिन दिखाई सिर्फ एक दे रहा है। मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल खिड़की के पास चले जाते हैं देखने के लिए। हाँ, एक ही सवार है। तो उन्हें लगता कि नहीं, ये गलत बात है, संभवतः एक ही सवार है जो आ रहा है। तो उसने भी कहा कि हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। और जब सरपट घोड़ा दौड़ाए चला तो उसे लगता है कि इतनी हिम्मत से घोड़ा दौड़ाए अगर कोई हमारे खेमे की तरफ आ रहा है तो मतलब वो जरूर हमें कोई सूचना देने आ रहा है, कोई हमारे साथ मिल करके वजीर अली की खबर देने आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि अंग्रेजों के खेमे में घुस जाए और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता, फिर जैसे एक तरीका होता है वो ताली बजाते हुए कहता है कि जल्दी से अंदर आओ और सिपाहियों से कहो कि सवार पर नजर रखें। और उसने सतर्क रहने की सूचना देकर सिपाही को कहा कि जाओ, उनको सिपाहियों को कह दो कि वो सतर्क रहें, देखें, पता लगाएं कि वो कौन है और क्या करने वो इधर आ रहा है। तो सतर्क होने की चेतावनी देते हुए कहा, सिपाही चला जाता है, वो बाहर जाके सब अपने सिपाहियों को सतर्क कर देता है। लेफ्टिनेंट सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सुबह मतलब शक, शंका। सुबह, सुबह शब्द जो है उर्दू का बहुत ऐसा शब्द है जो बहुत उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है शंका। मतलब कोई शंके की गुंजाइश नहीं है कि वो एक ही व्यक्ति है और संभवतः हमारी तरफ वो इसीलिए आ रहा है। तो सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तेजी से इसी तरफ चला रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आ जाती है। सवार बाहर से बोलता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा कहता बहुत खूब, चिल्लाकर। फिर सवार कहता बाहर से, इशारा करता है सी की आवाज करते हुए। गोरा अंदर जाता है। हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। तो उसने कर्नल को खबर दी कि सवार तो आपसे मिलने आया है। कर्नल को लगता है कि ये निश्चित इतनी हिम्मत करके आने वाला कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें कोई एक नई सूचना
देने आ रहा है। तो उसने कहा भेज दो, बुला लेता है। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तो उसने कहा कि जरूर वजीर अली का कोई आदमी होगा जो हमारे साथ मिलकर के उसे गिरफ्तारी के लिए हमारी मदद करना चाहता है। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है तो वो चुप हो जाते हैं और सवार घोड़े पे सवार जो व्यक्ति आया था सिपाही उसे लेकर अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई, और जैसे ही सवार आता है वो आते ही उसने ताली बजाकर तन्हाई तन्हाई। तन्हाई कहने का मतलब कि मुझे एकांत चाहिए, कर्नल से बात करने के लिए एकांत चाहिए। कर्नल जबकि ये समझाना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट तो अपना ही आदमी है, तुम्हें कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल चाहता था कि कर्नल अकेला रहे तब वो अपनी बात कहे। तो कर्नल कहता साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। उसने कहा कि यहाँ कोई पराया नहीं है, आप अपनी बात कह सकते हैं। सवार कहता है दीवार हमगोश दारत तन्हाई। उसने कहा कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवार भी सुन लेते हैं, मुझे अकेलापन चाहिए, तन्हाई चाहिए, मैं बिल्कुल एकांत में बात करना चाहता हूँ। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देख कर तब सवार जो रहता है चारों ओर देखता है, और देखने के बाद उसने अपनी बात, जब वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाता है, पूरी तरीके से आश्वस्त होने के बाद उसने अपनी बात कहना शुरू की। सवार कहता है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? तब वो उन्हीं के मुंह से सुनवाना चाहता है कि देखिए ये क्या कहते हैं। तो उसने पूछा कि आप यहाँ इतने दिनों से डेरा डाल के बैठे हैं, क्या वजह है डेरा डालने की? कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है। उसने कहा कि कंपनी का हुक्म आया है, आदेश दिया कि तुम वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, तो कंपनी ने वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ डेरा डाल रखा है, तो हमें ये हुक्म मिला इसलिए हम यहाँ डेरा डाल के बैठे हैं। सवार कहता है लेकिन इतना लाव लश्कर किस मायने में? तो उसने कहा कि लेकिन इतनी बड़ी फौज एक वजीर अली को पकड़ने के लिए, इतना लाव लश्कर लेकर, क्या वजीर अली के लिए? तो कर्नल कहता गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। उसने कहा कि वास्तव में वजीर अली को पकड़ने के समय इनकी जरूरत होगी तो ये मदद करने के लिए हमें सिपाही मिले हैं, हम उसको अपनी मदद के लिए रखे हैं। सवार कहता वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। तो सिपाही ये कहता कि लेकिन आप शायद जानते नहीं है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। तो कर्नल थोड़ा आश्चर्यचकित होता है, तो पूछ बैठता है क्यों? उसे लगता है कि वजीर अली के बारे में इतना अधिक जानने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है, कोई गुप्तचर ही है जो हमारे साथ मिलना चाहता है। तो उसने तुरंत पूछा कि क्यों? तो सवार कहता है वो एक जाबाज सिपाही है। तो उसने कहा कि लेकिन आप शायद जानते नहीं हैं कि वो एक जाबाज सिपाही है और दिलेर है, साहसी है, तो आप इतनी आसानी से उसे नहीं पकड़ सकते हैं। कर्नल कहा मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? तो उसने कहा कि कर्नल ने कहा कि हाँ सुना तो मैंने भी है कि बहुत दिलेर है, बहुत साहसी है, वो कुछ भी कर सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? तो उसने कहा कि तब आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, वास्तव में क्या हमें करना चाहिए? कर्नल कहता है हाँ सुन तो मैंने भी रखा है। सवार कहता है चंद कारतूस। तो उसने कहा कि मुझे थोड़े से कारतूस चाहिए। अब कर्नल ने आगे ये नहीं पूछा क्यों, उन्हें लगा कि ये व्यक्ति जो वजीर अली के बारे में ही बता रहा है तो ये निश्चित है कि वजीर अली का गुप्तचर है और वजीर अली को ही मारने के लिए ये कारतूस प्राप्त करना चाहता हमसे, इसके पास कारतूस नहीं है। कर्नल ने आगे कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि सिपाही ने कहा था चंद कारतूस। तो कर्नल ने कहा किस लिए? तो उसने बताया कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कहता तो कोई उसे कारतूस क्यों देगा, अपनी मौत थोड़े बुलाएगा। तो उसने कहा वजीर अली को गिरफ्तार करने के मतलब आप हमें
अस्त्र शस्त्र लैस करके मुझे कारतूस दीजिए, तो मैं वजीर अली को के बारे में गिरफ्तार करने के लिए मैं जा रहा हूँ। कर्नल कहता ये लो 10 कारतूस, और उसने निकाले और 10 कारतूस उसके हथेली पर रखते हुए कहा कि ये लो। अब कर्नल को भी ये लगने लगा था कि निश्चित है कि ये व्यक्ति वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए ही कारतूस मांग रहा है और ये उसे गिरफ्तार करके रहेगा। सवार जब कारतूस ले लेता है तो मुस्कुराते हुए शुक्रिया करता है। शुक्रिया करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तब कर्नल उससे पूछ बैठते हैं आपका नाम। तो जब कर्नल ने कहा कि आपका नाम, तब वजीर अली ने सवार यानी सवार जो रहता है एक झटके से कहता है वजीर अली। इतना सुनते ही तो कर्नल के प्राण सूख गए कि कोई इतना दिलेर कैसे हो सकता है कि खुद अंग्रेजों के खेमे में घुसकर आमने सामने खड़े होकर कारतूस प्राप्त कर ले और अपने बारे में बताता हुआ जाए। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। तो उसने कहा कि लेकिन मैं आपको मारूंगा नहीं, और उसकी वजह यह है कि आपने मेरी मदद की है। आपने मेरी मदद की है तो मैं आपको मारूंगा नहीं। आपने मुझे मदद की तो मैं आपकी जान बख्शता हूं, बदले में मैं आपकी जान बख्श देता हूं। ये कहकर वो बाहर चला जाता है और इतना कहते हुए वो दूर बाहर निकल जाता है, क्योंकि कर्नल तो खुद ही हक्के बक्के हो गए थे कि कोई इतनी हिम्मत करके कैसे आ करके खेमे में घुस कर ले सकता है। आगे उनका दिमाग काम करना बिल्कुल जैसे बंद कर दिया, सुन्न पड़ गए, सन्नाटा छा गया चारों ओर। और उन्होंने देखा कि सिपाही खेमे से निकल करके फिर उसी प्रकार धूल उड़ाते हुए वो वहां से चला जाता है। कर्नल के कानों में टापों की आवाज, घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देती है और कानों में एक सन्नाटा सा गूंज रहा होता है और वो हक्का बक्का खड़ा एकदम स्थिर मूर्तिवत चुपचाप, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी इस बात की कि सामने आकर वजीर अली चला जाएगा, उसके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि उसी को पकड़ने के लिए तो उन्होंने इतने दिनों से जंगलों में राज किया था, और अंततः होता क्या कि सामने से वो निकल जाता है तो कर्नल कसमसा के रह जाते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट पूछ बैठता है कि कौन था। तो कर्नल के तो गले से आवाज नहीं फूट रही थी और उसने बड़े धीरे से कहा, एक जाबाज सिपाही। तो एक जाबाज सिपाही सुनते हुए लेफ्टिनेंट भी शंका के घेरे में आ जाते हैं और कर्नल के चेहरे की हवाइयां उड़ते देखकर उनको समझते देर नहीं लगती है कि वास्तव में कोई खतरनाक कदम उठाने वाला सामने से निकल गया है। तो उनकी भी जबान सूखने लगती है, उन्हें लगता है कि क्या करना चाहिए। और कर्नल तो अपना होशो हवास जैसे खो चुके थे और वो वजीर अली जिसको ढूंढने के लिए हफ्तों से जंगल में डेरा डाले थे। जंगल की जिंदगी खतरनाक होती है, कठिन होती है, लेकिन वजीर अली के कारनामे वो सुनाते रह गए लेफ्टिनेंट को, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। वजीर अली उनकी आंखों में धूल झोंककर उन्हीं के हाथों से कारतूस प्राप्त करके और अपना नाम बताते हुए, मजे की बात तो है कि उसने अपना नाम बताते हुए वहां से वो रफू चक्कर हो गया और ये दोनों हक्का बक्का हाथ मलते रह गए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करें कि हम अपनी हिफाजत, अंग्रेजों की हिफाजत
जंगल में रहने वाले सिपाहियों की हिफाजत करते हुए यहाँ से सुरक्षित बचे रहें, क्योंकि कंपनी का आदेश था वजीर अली को पकड़ने का। अब उस आदेश को के खिलाफ तो वो बोल नहीं सकते थे, तो उन्हें लगता है कि अब क्या किया जाए। अब तो सामने से वजीर अली आके 10 कारतूस मांग के और वहां से निकल गया, तो अब वजीर अली क्या में हमारे हाथ आएगा। तो एक जाबाज और दिलेर व्यक्ति की ये कहानी है कारतूस, इसीलिए पाठ का नाम यहाँ कारतूस रखा है उन्होंने, कि वही दिलेर सिपाही खेमे में घुसकर कारतूस लेता है और परिचय बताते हुए कि मैं वजीर अली हूँ, कहने का मतलब जो करना हो कर लो, ये बात वो बताना चाहते हैं। तो इस तरह से ये कहानी, छोटा सा नाटक कारतूस, एक दिलेर सिपाही और एक जाबाज सिपाही की कहानी है, जिसका मंचन भी किया जा सकता है। बहुत अच्छा मंचन होता है, बहुत लंबा भी नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आप कहानी दोहराइए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर कराऊंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।